हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस। मैं मोहम्मद ज़िक्रिया। शुरुआत कहाँ से हुई और कहाँ पहुँच गई है। मैं बात कर रहा हूँ उडुपी, शिमोगा और सिरसी के जात्रे फेयर्स में मुसलमान व्यापारियों का बाइकॉट। यहाँ के मंदिरों के मेलों में मुसलमान व्यापारियों को दूर रखा गया है और इन सिटी की गलियों में पोस्टर्स भी लगाए गए हैं कि मुसलमानों को इन जात्रे और मेलों में बिजनेस करने से दूर रखें। जबकि इस बात को कर्नाटका की असेंबली में यूटी खादिर जो फॉर्मर मिनिस्टर हैं उन्होंने उठाया, तो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर एक क़ानून का हवाला देते हुए कहा कि हिंदू मंदिरों के अंदर या बाहर सिर्फ हिंदू ही दुकान चला सकते हैं। ये ऑर्डर है हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स एक्ट 2002 का। और यही बात जेसी मधुस्वामी जो लॉ मिनिस्टर हैं कर्नाटका के, उन्होंने भी दोहराई। तो इस बात पर बात करते हुए एनसी नागेश जो कर्नाटका के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि एक्शन का रिएक्शन होता है। मतलब ये है कि मुसलमानों ने हिजाब के ताल्लुक़ से कर्नाटक बंद किया था और कारोबार को बंद किया था, तो हिंदू ने इसके रिएक्शन में मुसलमानों को इन मेलों में कारोबार करने और दुकान रखने से मना किया है। देखिए ये बीसी नागेश का वीडियो। कभी भी किसी चीज के लिए एक रिएक्शन आता है। साइंस वालों को सबको मालूम है एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है। वो लोग इसका लैंड रूल ऑफ द लैंड लॉ ऑफ द लैंड को किसी ने विरोध से जीवन करता है बोले तो इसको रिएक्शन आता है, रिएक्शन है। किसी ने एजेंडा रखकर, किसी ने नहीं सोचा था 2 महीने के पहले हाईकोर्ट में ऐसा ऑर्डर आता है, ऑर्डर को मुसलमान लोग या धर्म का विशेष में लेकर, रिलीजियस विषय ऐसा लेकर इसको राज्य पूरा में बंद कर सकता है। इसको जुडिशियरी को भी विरुद्ध एक बंद पहला हो चुका है। कभी हम लोग सुना नहीं है कोई जजमेंट के विरुद्ध बंद करना क्या है। इसको सारे कर्नाटक में सपोर्ट कुछ लोग ने किया है। इस कारण से उधर कुछ जगह में अगर रिएक्शन ना आए तो इसको मत, मैं बोल रहा हूँ सिद्धरामैया जी को रिक्वेस्ट कर रहा है, इसको पॉलिटिकली मत करो। और यही टॉपिक पे अब्दुल रज़ाक खान जो कन्नड़ा टीवी चैनल्स के डिबेट में आते हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात पूरी तरह समझाई है। हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो जाए, लेकिन आज के हालात में इसको देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में जब हम हिंदुस्तानी कहते हैं तो हिंदुओं का हा और मुसलमानों का मीम मिल कर के हम हिंदुस्तानी होते हैं। बिना हिंदुओं के और बिना मुसलमान के ये देश नहीं कहलाएगा। ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें हैं, इसको हवा देने के लिए चंद फ़िरका परस्त तंजीमें ऐसी इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बस इन चीज़ों के ऊपर डरने का नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि भाई आप इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ आवाम को लेकर के चलें। ये तो सदियों से चलती हुई आती हुई परंपरा है। मैं जब छोटा सा बच्चा था तो अम्मी हमारे घर के अंदर कुंभारपेट में हम लोग रहते थे, वो धर्मराज के मंदिर के बिल्कुल करीब में कुंभारपेट है, तो हम लोग पानी ज़्यादा ले लिया करते थे। पानी पकड़ के रखना पड़ता था। एक ज़माना पहले कोई नल का निज़ाम नहीं था उस वक्त पर, तो ये पानी क्यों रखते थे कि भाई करगा आने वाली है, उस दिन उनको रोड धोना है। इसमें ना हिंदू था ना मुसलमान था, हमारा अकीदा तो अल्लाह से है। लेकिन चूंकि ये एक जगह जिस जगह रहते हैं वहाँ पर के जो हिंदू लोग इस दस्तूर को अमल में लाते थे, तो उसमें मुसलमानों का भी साथ रहता था। नॉर्थ कर्नाटका के अंदर आप देखिए एक अली हब्बा बोल के मनाते हैं, मुहर्रम को उन्होंने अली हब्बा का नाम दिया है। तो एक हिंदू के घर से शक्कर आती है और मीठा बनता है और सब लोगों में बढ़ा जाता है। ये हमारा दस्तूर है, इसके अंदर कोई गैर इस्लामी बात नहीं है। लेकिन ये जो यात्रा के अंदर मुसलमानों को जगह नहीं देने की बात कर रहे हैं, ये इन लोग इस वजह से कर रहे हैं कि गंगोली एक वहीं का एक छोटा सा इलाका है उडुपी साइड का। उस इलाके में एक दफ़ा ऐसा हुआ था अक्टूबर में, वो गोहत्या बैन के ऊपर चंद गैर मुस्लिम अफराद उसमें हिस्सा लिए थे। तो उसका गुस्सा दिखाते हुए मुसलमानों ने उनसे मछली नहीं खरीदी, तो उसका एक्शन का रिएक्शन बोल के इस बात को बोली जा रही है। मैं उस बात पे बता दूं कि
कोई मुस्लिम संगठन से हो, कोई मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से हो, हमारे यहाँ की कोई भी एक तंजीम से हो, एक मैसेज ये नहीं गई थी कि आप हिंदुओं से व्यापार नहीं करेंगे। ऐसी बात तो कोई मुसलमान के बड़े लीडर्स हों या कोई आलिम हो, कहीं तरफ से नहीं आई थी। ये व्हाट्सएप के अंदर एक छोटी सी अफवाह फैल गई थी, उसके अंदर से सिर्फ 4 या 6 हिंदू औरतों के साथ मुसलमानों ने बिजनेस नहीं किया, वो भी 1-2-3 दिन के लिए। अगर देखिए वहाँ पर मछली लाने वाले गैरकौम अफराद हैं, हिंदू लोगों के बोट्स हैं, मछली लाने वाले वो हैं। अब मुसलमान उनसे मछली नहीं करेंगे तो फिर कहाँ करेंगे क्या? उनका व्यापार तो मछलियों का है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बात है आज सरासर झूठ की बुनियाद पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए काम किया जा रहा है। इससे नफरतें और बढ़ेंगी। नफरत बढ़ने से इन लोगों को वोट इकट्ठा करने, एक तरफा करने, अब जनता समझ चुकी है, आवाम जान चुकी है इनके पैंतरे। लेकिन समझदारी से, मोहब्बत के साथ, एक ठंडे माहौल में आपको चलना है, समझदारी से चलना है। कोई इंतशार, कोई ये नहीं करना है हम लोगों को। देखिए, तू मैं पर ज़िंदगी आगे बिल्कुल नहीं चल सकती। अगर इसी तरीके से ये चीज़ें चलते रहेंगे तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट 1 रुपया नहीं आएगा, आपके इंपोर्ट्स पर असर पड़ेगा। देर जाकर जो हम पापर हो चुके हैं, आगे चलते हम कंगाल हो जाएंगे। ये हेल्थ के लिए ख़राब है, भले वो स्टेट की हेल्थ हो या कंट्री की हेल्थ हो, हेल्थ के लिए ख़राब है। कोई भी इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर जब एक जगह इन्वेस्ट करना चाहता है तो उस जगह पर वो चाहता है कि सुकून हो, सुकून अमन अगर है तो उस जगह पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। आप सुकून, अमन सुकून बिगाड़ देंगे तो पहले ही पापर हैं, पैसा नहीं है। यहाँ से बीजेपी के लीडर्स दुबई जा रहे हैं, दुबई एक्सपो में जाकर के बायलैटरल ट्रेड के हिसाब से पैसा ला रहे हैं। अब ओमान का प्रिंस दिल्ली आया हुआ है, मोदी जी से उसकी मुलाकात है, तो ओमान के प्रिंस के साथ भी ये ट्रीटी करेंगे, पैसों का वादा करेंगे। सऊदी के साथ इनके ट्रीटीज़ हैं, 5.5 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट पूरे देश के लिए इन लोगों ने माना है। देखिए, एक सिस्टम चलता है, अकेले इंडिया पूरी दुनिया में बाकी नहीं रह सकता। जब तक आपकी ज़रूरत की चीज़ें आप चाइना से नहीं मंगाते, आपको आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती। बेसिक चीज़ें चाइना से आती हैं, और इसी तरीके से अफ़गानिस्तान से चीज़ें आती हैं, इसी तरीके से ईरान से चीज़ें आती हैं। आप इसके ऊपर रोक नहीं लगा सकते। ये छोटे तौर पर एक मंदिर की यात्रा में आप छोटा दंगा कराकर, आग भड़काने का काम कर कर छोटा चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल के ऊपर इट इज़ बैड फॉर द इकोनॉमी ऑफ द स्टेट ऑफ द कंट्री। छोटी सी आग पूरे मुल्क में भी फैल सकती है। बिल्कुल ऑलरेडी ये नेशनल न्यूज़ हो चुकी है, ऑलरेडी ये नेशनल न्यूज़ हो चुकी है। ये सरासर गलत है। इलेक्टेड गवर्नमेंट, जब इन लोग ईश्वर के नाम पर शपथ लेते हैं तो इन लोग कसम खाते हैं भगवान के नाम पर कि भाई हम किसी ज़ात, मजहब, भेदभाव के बिना सब लोगों को एक तरीके की, एक नज़र से हम देख करके जाएंगे। तो आज ये लोग जो कर रहे हैं, ये इनके ईश्वर पर जो इन्होंने कसम खाई है उसके खिलाफ है। ऐसा नहीं कर सकते। ये अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट पीपल रिप्रेजेंटेशन है, ये नहीं कर सकते। फ़िलहाल के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं, फ़िलहाल के लिए कानूनी कार्रवाई नहीं, एक छोटी चीज़ है। अब इसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई जाएंगे तो फिर तू मैं पर बात आएगी। कानूनी कार्रवाई नहीं, इसके लिए जो करना है वो सियासी अकायद वहाँ असेंबली में कर रहे हैं। अब वो मिल कर के बात करते हैं, असेंबली में चिल्लाते हैं, फिर बाहर जब आते हैं तो एक दूसरे से इनफरादी तौर पर भी बात होती है। तो इंशाल्लाह देखें आगे चल के क्या होगा। तो 2024 की कहीं ना कहीं तैयारी हो रही है, हिंदुत्व कार्ड को रीशाइन किया जा रहा है। देखिए, ये पहले से भी हमको पता है कि ये होगा। अब आने वाले दिन और तकलीफ दे होंगे, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी मैं आपको यकीन के साथ बताऊं कि 39% ऑफ द कंट्रीज़ वोट शेयर बीजेपी के हक़ में गया है। 37% 2014 में गया था। मैं लोकसभा इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। 39% बीजेपी हक़ में 2019 में गया है। तो अब जब आप देखें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इनको जवाब मिला है, इनके तो 350 MLA हुआ करते थे, अब 80 MLA इनके कम आए उत्तर प्रदेश में। और बिहार का आप देख लो, जिस तरीके से इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे बिहार के अंदर, उसमें आपको ये देखा गया कि बहुत नेक टू नेक फाइट चली। रात के 3 बजे फैसला आया कि बीजेपी जीत गई। महागठबंधन के बावजूद बीजेपी का कुछ नुकसान नहीं कर पा रहे। होता है, चंद लोग होते हैं जो जाकर के उधर काम बिगाड़ते हैं। फिर भी वोट शेयर की आप बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर उतना नहीं है जितना पहले था। MLAs भी आप देख लें कम हो चुके हैं। 350 कहाँ, आज 200 इसके कहाँ
और अखिलेश के कितने थे, आज 111 हैं, और बीएसपी के कहाँ हैं, सिर्फ एक हैं, 22 थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये सब चीज़ें समझने की बात है कि जिस तरीके से आज पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी के मेजॉरिटी इलेक्टेड स्टेट्स अगर आप देखें तो सिर्फ 10 हैं, सिर्फ 10 हैं। तो इससे कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले इंतखाबात को हम बराबर से एक स्ट्रैटेजी करेंगे। जो भी मैं एक और अपील आपकी इजाज़त से कर दूं कि जो भी अहबाब 2004 की पैदाइश है, 2004 में जो लोग पैदा हुए हैं, उसके बाद 18 साल आपके हो चुके हैं, पहली फुर्सत में जाकर आप अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाएं। हम लोग अपना वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाते, हम लोग डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते, फिर आकर के चिल्लाते हैं कि हमारे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। इस बार जवाब देने के लिए जब आप तैयार होना है तो आपका हथियार आपका वोटर आईडी कार्ड है। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो बदलाव कैसे लाएंगे? पहले जाइए और अपना वोटर आईडी कार्ड बनाइए, जो भी 2004 के बाद पैदा हुए। आप देख रहे थे आई एम वॉइस और मैं मोहम्मद ज़िक्रिया।